नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों के एक बेहद विशाल और सच कहूं तो एकदम अनंत संसार में ले जाएगा। इन ग्रंथों का आकार और इनकी गहराई इतनी ज्यादा है कि इन्हें पहली बार में समझना एक चुनौती लग सकती है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि ज्ञान के इस मैसिव लिटरेरी यूनिवर्स को आखिर डिकोड कैसे किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले फटाक से आज के इस एजेंडा पर एक नजर डाल लेते हैं। ये एक लाइब्रेरी मैप की तरह काम करेगा। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल फाउंडेशनल ट्रूथ से और फिर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि कैसे ये टेक्स्ट एक जीवंत सांस्कृतिक विरासत के रूप में आज भी हमारे बीच हैं। तो चलिए द एंशिएंट हिंदू लाइब्रेरी हजारों सालों के साहित्य को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं कि हम इस प्राचीन लाइब्रेरी की एक विशाल लॉबी में खड़े हैं। यहां से आगे बढ़ने के लिए हमें दो मुख्य विंग्स या शाखाओं को पहचानना होगा जिन पर यह पूरा फ्रेमवर्क टिका है। अब ये स्लाइड वाकई बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहां हमें इन ग्रंथों के बीच का सबसे बेसिक और मुख्य अंतर समझ आता है। एक तरफ है श्रुति, जिसका लिटरल मीनिंग होता है जो सुना गया। ये वो शाश्वत और इटर्नल ज्ञान है जिस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि इसे डायरेक्ट डिवाइन रेवोल्यूशन माना जाता है। दूसरी तरफ है स्मृति, यानी जो याद रखा गया। ये एक तरह की सप्लीमेंट्री नॉलेज है जो बदलते समय और समाज के हिसाब से लगातार इवॉल्व होती रही। बेसिकली यही दो पिलर्स हैं। चलिए सबसे पहले इस लाइब्रेरी के श्रुति विंग को डीपली एक्सप्लोर करते हैं। ये वैदिक लिटरेचर की वो ठोस नींव है जो अनक्वेश्चनेबल है। इसे किसी ने आर्टिफिशियली बनाया नहीं है, बल्कि इसका अस्तित्व खुद में ही एक शाश्वत सत्य माना जाता है। और इस श्रुति विंग के कोर में क्या है? हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई और इन्हें वैदिक संस्कृत में कंपोज किया गया। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि सदियों तक इन्हें बिना किसी रिटन डॉक्यूमेंट के सिर्फ बोलकर और सुनकर जनरेशंस तक पास किया गया। ये मौखिक परंपरा अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि हर एक वेद के अंदर एक्चुअल में एम्बेडेड लेयर्स होती हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन। सबसे पहले आती है संहिता, जिसमें मूल मंत्र होते हैं। उसके बाद ब्रह्मणा, जो उन रिचुअल्स और मिथ्स को एक्सप्लेन करते हैं। तीसरे नंबर पर हैं आरण्यका, जिन्हें फॉरेस्ट बुक्स भी कहते हैं, जहां इन क्रियाकर्मों को एक सिंबॉलिक मीनिंग दिया गया। और आखिर में आते हैं उपनिषद्स, जो प्योरली डीप फिलॉसफी पर फोकस्ड हैं। ये स्ट्रक्चर एक साधक को सिंपल मंत्रों से शुरू करके यूनिवर्स की डीप फिलॉसफी तक गाइड करता है। इस फाइनल स्टेज यानी उपनिषद्स के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। कुल मिलाकर लगभग 108 उपनिषद माने जाते हैं, जिनमें से 13 को सबसे मेजर माना गया है। ये वेदों का दार्शनिक छोर हैं। यहाँ मुख्य रूप से आत्मन यानी इंडिविजुअल सेल्फ और ब्रह्मन यानी अल्टीमेट यूनिवर्स की बात होती है। अगर बलिदान, ह्यूमन बॉडी और क्रिएशन के गहरे फिलोसॉफिकल आइडियाज को समझना हो तो वो यहीं मिलते हैं। ओके, श्रुति के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और इस एंशिएंट लाइब्रेरी के दूसरे हिस्से यानी स्मृति विंग में आते हैं। यहाँ आकर नॉलेज सप्लीमेंट्री बन जाती है। ये वो ज्ञान है जिसे विद्वानों ने सदियों तक याद रखा और टाइम के साथ अपडेट किया। एक तरह से ये एंशिएंट टाइम्स का कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सॉफ्टवेयर था। इस कैटेगरी के अंदर जो टेक्स्ट आते हैं वो पोस्ट वैदिक क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर का हिस्सा है। इसमें वेदांगा, पुराणास, एपिक्स यानी इतिहास, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र शामिल हैं। इनमें बड़े बड़े एपिक पोएम्स और एंशिएंट एनसाइक्लोपीडियाज आते हैं, जिन्होंने एसेंशियली खुद को सोसाइटी के चेंजिंग नीड्स के अनुरूप ढाला। अब इस स्मृति परंपरा को बेस्ट तरीके से समझने के लिए चलिए एक ऐसी कहानी पर आते हैं जो हम सभी जानते हैं, द एपिक महाभारता। ये एंशिएंट हिस्ट्री या इतिहास कैटेगरी का एक मास्टरवर्क है जिसे ट्रेडिशनल रूप से महर्षि व्यासा द्वारा रचित माना जाता है। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 1,00,000। ये लिटरली महाभारता के वर्सेस या श्लोकों की संख्या है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये किसी भी जनरल एपिक से कई गुना बड़ा और विशाल है। इसका स्केल ही माइंड बॉगलिंग है। लेकिन ये सिर्फ अपने साइज के लिए ही अहम नहीं है। इसका नैरेटिव बेहद कॉम्प्लेक्स और डीप है। इसे 18 पर्व या बुक्स में डिवाइड किया गया है। इसमें पुरानी पीढ़ियों की डिटेल, पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया विशाल कुरुक्षेत्र युद्ध और जस्ट वॉर या धर्म युद्ध जैसी प्रोफाउंड थीम्स को बड़ी गहराई से एक्सप्लोर किया गया है। ये सिर्फ युद्ध नहीं, लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। एपिक्स से आगे निकलकर अब हम पुराणास को एक्सप्लोर करेंगे, जो स्मृति टेक्स्ट का एक और फैसिनेटिंग सेट है।
अगर मैं कहूं कि ये उस दौर का विकिपीडिया था तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये ऐसी मैसिव एंशिएंट एनसाइक्लोपीडियाज थीं जिसमें वर्चुअली हर वो विषय शामिल था जो उस वक्त जरूरी था। और ठीक जैसे महाभारत में 18 बुक्स थे, यहाँ भी 18 का नंबर बहुत खास है। एग्जैक्ट 18 मेजर पुराणास मौजूद हैं जिन्हें महापुराणास कहते हैं, और इनके साथ ही 18 माइनर पुराणास भी हैं जिन्हें उपपुराणास कहा जाता है। लेकिन एंशिएंट टाइम्स में किसी भी टेक्स्ट को उठाकर पुराना नहीं कह सकते थे। इसके लिए पंचालक्षणा होना जरूरी था, यानी 5 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एक टेक्स्ट को तभी पुराना माना जाता था जब उसमें यूनिवर्स की उत्पत्ति, कॉस्मिक साइकिल्स और गॉड्स, किंग्स और क्वींस की डिटेल्ड जीनियालॉजीज यानी वंशावली के बारे में लिखा हो। अब आप खुद सोचिए, जब इन ग्रंथों में 4 लाख वर्सेस इकट्ठा हो गए तो इतने मैसिव डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए? एंशिएंट स्कॉलर्स ने क्या किया कि इन टेक्स्ट्स को अस्तित्व के 3 मूल गुणों, सत्व यानी प्योरिटी, रजस यानी पैशन और तमस यानी डार्कनेस, और उनके सेंट्रल डीटीज के आधार पर कैटेगराइज कर दिया। इस तरीके ने इस पूरी लाइब्रेरी को एक क्लियर सिस्टम दे दिया। इस स्केल का अंदाजा लगाने के लिए अकेले स्कंदा पुराणा को ही ले लीजिए, जो सबसे लंबा टेक्स्ट है। इस एक बुक में 81,100 वर्सेस हैं। और पता इसमें क्या है? ये बेसिकली पूरे भारत का एक एक्सट्रीमली डिटेल्ड पिलग्रिमेज गाइड है। कहाँ जाना है, कौन से तीर्थ स्थल हैं, उनकी लेजेंड क्या है, ये एक अल्टीमेट एंशिएंट ट्रैवल लॉग है। और यही चीज इन पुराणास को सच में एनसाइक्लोपीडिक बनाती हैं। इन्होंने सिर्फ स्पिरिचुअलिटी तक खुद को लिमिट नहीं रखा। इन पेजेस में आपको आयुर्वेद मिलेगा, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, वास्तुशास्त्र यानी आर्किटेक्चर, डिप्लोमेसी और यहां तक कि लव स्टोरीज और ह्यूमर भी इंक्लूडेड थे। इनका कलेक्शन भले ही थोड़ा रैंडम लग सकता है, पर नॉलेज के मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं था। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे वाइटल सेक्शन पर आ गए हैं, अ लिविंग कल्चरल सिंथेसिस। हजारों सालों से इवॉल्व हो रहे इन टेक्स्ट का आखिरी इम्पैक्ट क्या हुआ, ये जानना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। देखिए, पुराणास कोई लाइब्रेरी में धूल खाती हुई हिस्ट्री नहीं थे। इन्होंने इफेक्टिवली एक कल्चर सिंथेसिस क्रिएट किया। ये टेक्स्ट ओपन और डायनामिक थे, जिन्होंने वक्त के साथ डाइवर्स लोकल बिलीव्स, अलग अलग लैंग्वेजेस और रीजनल ट्रेडिशंस को बड़ी खूबसूरती से वैदिक ब्राह्मणिक स्ट्रक्चर के अंदर वीव कर दिया। इसने एंशिएंट सोसाइटी को एक सिंगल वाइब्रेंट मोज़ाइक में बदल दिया। और इसका असर आज भी क्लियरली विजुअली देखा जा सकता है। हमारी जिंदगी इन एंशिएंट टेक्स्ट से डीपली जुड़ी हुई है। हमारा क्लासिकल डांस जैसे भरतनाट्यम डायरेक्टली भागवता पुराना से इंस्पायर्ड है। हम जो दिवाली, होली या दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, उनकी मिथोलॉजिकल फाउंडेशन और शेड्यूल्स इन्हीं टेक्स्ट से आते हैं। हमारे आर्ट्स, गाने और स्कल्पचर्स इस विरासत का लिविंग प्रूफ हैं। हिस्टोरियन ओम प्रकाश का ये कोट इस पॉइंट को हिट द नेल ऑन द हेड करता है। वो कहते हैं कि पुराणास ने प्राचीन और मिडीवल इंडिया में कल्चरल एक्सचेंज और पॉपुलर एजुकेशन के लिए एक बेहद एफिशिएंट मीडियम का काम किया। यानी इन ग्रंथों ने रिलीजियस स्क्रिप्ट्स बनने से ज्यादा आम जनता की मास एजुकेशन का काम किया था। इस विश्लेषण को एंड करते हुए एक रियल थॉट प्रोवोकिंग सवाल हमारे सामने आता है। आज के इस मॉडर्न दौर में जहां हम विकिपीडिया जैसे डिजिटल क्राउड सोर्स्ड एनसाइक्लोपीडियाज देखते हैं, वो इन प्राचीन कंटिन्यूअसली इवॉल्व होने वाले ओपन टेक्स्ट से कितने सिमिलर हैं? लगता है जैसे कलेक्टिव मेमोरी को अपडेट करते रहने का फाउंडेशन हजारों साल पहले इस एंशिएंट लाइब्रेरी में ही रख दिया गया था। उम्मीद है इस विशाल लिटरेरी यूनिवर्स का यह सफर आप सभी को फैसिनेटिंग लगा होगा। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।